हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी साइंस से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी और मैंने ये भी आपसे वादा किया था कि केवीएस पीआरटी की प्रिपरेशन मैं बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ। उसी सीरीज में मैं ये वीडियो ला रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है और स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आगे जो चैप्टर्स हो उनको समझने में आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो, तो ये बातें कुछ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि केवीएस पीआरटी में अगर आप ईवीएस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। केवीएस पीआरटी मैंने आपको बताया था कि ईवीएस वाले पार्ट में अगर हम लोग पीवाईक्यू की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें तो हमें पता चलेगा फ्रेंड्स कि इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। हमें पढ़ना ज़रूरी है 3 to 5 जो हमारी ईवीएस की बुक है। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैंने बोला था कि 6 to 8 जो साइंस वाली बुक है इससे आपके क्वेश्चन पुटअप हुए थे। अगर 1 से 2 शिफ्ट की बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं, 1 से 2 शिफ्ट में आपके 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपको किससे, जो ज्योग्राफी की बुक है 6 to 8 में, ठीक है, उसमें 1 से 2 चैप्टर ही ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे। बाकी आपका पूरा वेटेज किससे है, आपको ईवीएस वाली जो 3 to 5 आपकी बुक है उससे, और साथ ही साथ आपकी एनसीईआरटी साइंस वाली जो बुक है 6 to 8 की उससे, ठीक है। तो इस वजह से आप इसकी केवीएस पीआरटी में इंपॉर्टेंस जान गए हो। दूसरी बात फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 में साइंस से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी ये जो एग्जाम्स आपके लिखे हैं इसमें भी आपके एनसीईआरटी साइंस वाली से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है कि एक न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी काफ़ी आपके सुनने में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि क्लास 6 की जो साइंस की एनसीईआरटी है वो अपडेट हुई है, और मतलब बहुत ज़्यादा अपडेट हुई है, जिसको मैं कहूँगी कि काफ़ी उसमें चेंजमेंट हुआ है क्लास 6 की, जो कि अगस्त 2024 में न्यू वाली हमें देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको डिफरेंस जानना जरूरी होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और फिर हमें कौन सी पढ़नी है, ठीक है, और मैं आपको किस तरीके से इसे पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, इसके माध्यम से ही मैं ये आपको पढ़ाऊँगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डिफरेंस है वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ओल्ड वाली जो एनसीईआरटी उसके चैप्टर्स हैं और साइंस वाली, और ये न्यू वाली के हैं, ठीक है। तो देखिए आप चैप्टर भी अगर पढ़ेंगे ना तो चैप्टर में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये चीज़ें समझ के चलनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पुरानी वाली आप एनसीईआरटी साइंस वाली बुक देखोगे तो उसमें आपको ये दिखाई देगा प्रथम संस्करण तो मार्च 2006 वाला है, लेकिन बार बार उस संशोधित किया गया है, बस इतना ही हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो नया अगस्त 2024 में आया है ना, ये प्रथम संस्करण यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये अपने टाइप का पहला संस्करण है। तो आप समझ रहे हो कितना चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। ये एक बात। दूसरा, आपको यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी समानताएं भी देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, चैप्टर आपका ये जो 4 है पौधों को जानिए, और ये चैप्टर 6 है पुरानी वाली का सजीव विशेषताएं एवं विशेषताएं एवं आवास, हाँ ये वाला चैप्टर। तो इन दोनों चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स लेकर के आप देखेंगे। जो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है 2 सजीव जगत में विविधता, ये आपको देखने को मिलेगा। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि देखिए किताब को पढ़ने का तरीका, किताब को पेश करने का तरीका काफ़ी बदला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आपका पिछला जो एनसीईआरटी है उससे हटा दिया गया है। लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें जो है फ्रेंड्स वो नई ऐड हुई हैं, काफ़ी चीज़ें नई ऐड हुई हैं। अगर हम बात करें तो इसमें वैज्ञानिकों का परिचय बीच बीच में दिया हुआ है। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो श्लोक है वो दिए हुए हैं चैप्टर का स्टार्टिंग में संस्कृत के, ठीक है। और इसमें जो साइंस है उसकी बुक का नाम भी चेंज हुआ है, जिज्ञासा नाम हो गया है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चेंजमेंट इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं क्लास 6 वाली साइंस की बुक में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि हमें पढ़ना कौन सी है, तो हमें पढ़ना न्यू वाली ही है, क्योंकि ये आप यहाँ पर देखोगे तो लिखा हुआ है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा के अनुशंसाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। मतलब ये पूरी तरह न्यू बुक है, ठीक है। तो इसे बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं जो कवर कराऊंगी वो इसी बुक को अच्छे से कवर कराने वाली हूँ नोट्स के माध्यम से। बाकी लास्ट में अगर फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा
कि इसके भी चैप्टर में कुछ पॉइंट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसके लिए लास्ट में वीडियो आपके लिए ला दूंगी, लेकिन ये आपको प्रायोरिटी दे करके चलना है। वो इसलिए भी क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब ये वाला पिछला जो केवीएस हुआ तब ये बुक चलती थी, ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पुट अप हुए। अब देखिए, अब जब केवीएस आएगा तो अब इस समय तो ये बुक चल रही है ना, यही चलेगी अब, तो अब इससे क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको यही पढ़ना चाहिए प्रायोरिटी दे करके, और फिर अगर लास्ट में आपको कुछ लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं तो हूँ ना, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो पढ़ाने ही वाली हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मेरी कहने का, बातों का कहने का मतलब क्या है। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें चैप्टर 1 आपको दिख रहा है विज्ञान का अनूठा संसार। फ्रेंड्स इसमें सिर्फ ये बताया गया है, एक समझ बेस्ड जो चैप्टर है, जिसमें ये बताया गया है कि हम साइंस में क्या क्या हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सारे चैप्टर्स के बारे में बताया गया है। बाकी इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप में नहीं है, तो और इसका ऐसा कोई फैक्ट जैसा कोई नोट्स भी नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि बुक से ही इसको पढ़ा दूँगी, ठीक है, बुक का ही चैप्टर जो होगा उसी PDF से मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऐसे बता दूँगी 5 से 10 मिनट के वीडियो में। बाकी जो अदर जो मेन चैप्टर आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाना भी चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि है सजीव जगत में विविधता। फ्रेंड्स चलिए हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, पहले मैं थोड़ा यहाँ पर आपको इंट्रो दे दूँ। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में आपका बताया गया है कि अवलोकन करके, मतलब कि आसपास की जो प्रकृति है हमारी, उसमें कौन कौन से आपके पौधे पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो और वो आपस में किस तरीके से भिन्न है, ऐसे ही जो जंतु पाए जा रहे हैं वो आपस में किस तरीके से भिन्नता रखते हैं, ये सब बातें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, तो इन्हें हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक शिक्षिका हैं सुलेखा, ठीक है, वो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट कर दी हैं। अब ये कौन है, तो डॉक्टर रघु जो है ये अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है, जो विद्यालय की पास के अनुसंधान प्रयोगशाला है, और साथ ही साथ जो मनीराम चाचा हैं ये कौन है, ये एक वरिष्ठ नागरिक है, विद्यालय के पास में ही रहते हैं। तो इनको इन्होंने इनवाइट किया है और इनके साथ में कहाँ जा रही हैं, विद्यार्थियों को लेकर के जो प्रकृति की सैर है वो कराने जा रही हैं। यहाँ पर आपको प्रकृति की सैर की जगह नेचर वॉक भी देखने को मिलेगा। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी न्यू NCERT में। कई बार क्या होता था, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी लॉस हो जाता था। अब वो तो हिंदी में काफ़ी सब वर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जब पेपर आता था तो हिंदी में ही, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है कैटिलिडन, ठीक है, कैटिलिडन, तो कैटिलिडन ऐसे हिंदी में करके उन्होंने लिख दिया, इंग्लिश का वर्ड है, ठीक है, लेकिन इस तरीके से लिख दिया। अब हिंदी वाला बच्चा परेशान है कि ये तो मैंने पढ़ा नहीं, और बाद में उसे पता चलता है कि ये बीज पत्र को कहते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए काफ़ी परेशानी वाला ये विषय था, तो ये इस NCERT में दूर किया गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो वर्ड्स हैं, जो हमारी शब्दावलियाँ हैं, ये आपकी इंग्लिश में भी आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है, तो ये मतलब इंग्लिश की शब्दावलियाँ बस उसको देवनागरी लिपि में लिख दिया गया, पर हाँ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने ये बताया कि इन सबके साथ ये जाते हैं प्रकृति की सैर कराने, नेचर वॉक कराने। अब ये नेचर वॉक क्या है, तो इस सैर का उद्देश्य क्या है, प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना। देखिए, अनुभव के माध्यम से शिक्षा, मतलब कि ये ऐसे ले जाती हैं कि और आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनका अनुभव कराती हैं कि किस तरीके से ये जो प्रकृति है हमारी, उसमें क्या क्या, जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो किस टाइप से हैं, ठीक है, जंतु हैं वो किस टाइप से हैं, उनका अनुभव करिए, उन्हें समझिए, ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम जो पहले देखेंगे श्लोक, इसमें मैंने बोला आपसे श्लोक बताया गया है, श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। जैसे लिखा है, छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षा सत्पुरुषा इव। इसका अर्थ फ्रेंड्स जानना बहुत ज़रूरी है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति मतलब दूसरों के लिए जो छाया करते हैं, तिष्ठन्ति स्वयं मातपे मतलब स्वयं आतपे मतलब स्वयं जो आतप मतलब धूप में रहते हैं, ठीक है, और जो फलान्यपि परार्थ है, और उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं, ठीक है, अपने लिए तो नहीं होते हैं। वृक्षा सत्पुरुषा इव,
तो ऐसे वृक्ष जो है वो कैसे हैं, सत्पुरुष हैं, मतलब सत्पुरुष के समान है। ऐसे ही जो सत्पुरुष जो होते हैं, सत्पुरुष के समान क्यों, क्योंकि ये जो सत्पुरुष जो होते हैं, अच्छे पुरुष जो होते हैं, ऐसे वो भी वही ऐसे ही होते हैं कि वो दूसरों के लिए स्वयं जो है वो कठिनाई सहन करते हैं, ठीक है, और दूसरों का फिर भी वो क्या करते हैं, कल्याण। और जो कुछ भी वो अर्जित करते हैं वो किसके लिए होता है, दूसरों के लिए। जैसे कि जो वृक्ष हैं वो दूसरों को ही तो छाया देने के लिए, दूसरों को ही तो छाया देने के लिए धूप में खड़े रहते हैं, है ना, और फल भी वो तो नहीं खाते ना, दूसरों को ही देते हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि बड़े वृक्ष दूसरों को छाया तो देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं, उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं, उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वो दूसरों को ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये समझ के हमें अच्छे से चलना है। आगे हम लोग आते हैं विद्यार्थी, शिक्षिका, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग आएंगे कलरव। कलरव क्या है, तो ये चहचहाहट है प्रत्येक पक्षी की जो कि अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना है, कलरव का अर्थ होता है चहचहाहट। और इसमें जो मनीराम चाचा बताए गए हैं वो मनीराम चाचा के बारे में यही बताया गया कि ये अलग अलग जो पक्षी हैं उनकी ध्वनि निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अवलोकन करने को कहा गया है, सामान्य घास, तुलसी, गुड़हल, नीम। बहुत ही कॉमन सी बात है फ्रेंड्स, लेकिन कई बार मैचिंग में आता है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं इसे भी। पता होगा आपको, सामान्य घास का जो तना होता है वो काफ़ी कोमल होता है, पतला होता है। तुलसी का तना आप देखोगे पतला तो होता है लेकिन कठोर होता है। गुड़हल का तना भी कठोर आपको देखने को मिलेगा। जो नीम होती है उसका तना कठोर भी होता है और साथ ही साथ मोटा भी होता है। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, वहाँ जो बच्चे गए हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सब बातें, ठीक है, जो कि नेचर वॉक के लिए गए हैं। पत्तियों की बात करें फ्रेंड्स, तो जो सामान्य घास होती है इसकी पत्तियाँ आपको एकांतरी रूप से इस तरीके से देखने को मिलेंगी। और जो तुलसी होती है, तुलसी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, बहुत डीप में क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर हम बात करें केवीएस या सीटेट जैसे एग्जाम के एनसीईआरटी में काफ़ी डीप में क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसलिए मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा हुआ नहीं है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगी। अभी आप देखिएगा, मैंने इस नोट्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है और इस तरीके से मैं मेहनत करती रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट ज़रूर करें, अगर ये मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। फ्रेंड्स देखिए, तुलसी की अगर हम बात करें तो तुलसी के यहाँ पर बताया गया है कि इसके जो पत्तियाँ हैं ये जोड़े में निकलती हैं। मतलब अगर एक पत्ती इधर है तो एक पत्ती इधर मिलेगी आपको, एक पत्ती इधर तो फिर एक पत्ती इधर, मतलब जोड़े में और सम्मुख मतलब आमने सामने आपको देखने को मिलेंगी। नीम की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, नीम की जो पत्तियाँ होती हैं वो उनकी सतह काफ़ी चिकनी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्रेंड्स कि भिन्नता पाई जाती है पेड़ पौधों में। जैसे कई आधार पर फ्रेंड्स भिन्नता हो सकती है। जैसे अगर हम तने के आधार की बात करें तो तने के आधार पर कैसे भिन्न भिन्न हम लोग समूहों में बांट सकते हैं पौधों को। जैसे कि कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनका तना काफ़ी लंबा होता है और कुछ पौधों का तना जो होता है काफ़ी छोटा होता है। एक तो ये लंबाई के आधार पर कर सकते हैं हम लोग, एक जैसे कोमलता के आधार पर कि जैसे कुछ जो पौधे होते हैं उनका तना काफ़ी आपको कोमल मिलेगा और कुछ का काफ़ी आपको कठोर मिलने वाला है। ऐसे ही अगर हम पत्तियों की बात करें तो पत्तियों के एक तो रंग के आधार पर भी हम लोग कर सकते हैं। कुछ पत्तियाँ जो होती हैं वो आपको बैगनी कलर में, उस टाइप में, कुछ पत्तियाँ आपको हरे कलर में आपको दिखाई देंगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स आकृति के आधार पर भी कर सकते हैं। कुछ की ऐसा इस तरीके से आकृति होगी तो कुछ की इस तरीके से आकृति आपको ऐसे ऐसे करके देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर अभिविन्यास के आधार पर कुछ पत्तियां होती हैं जिसमें आपको जालिका रूपी, इस तरीके से जाल बना हुआ जालिका रूपी अभिविन्यास आपको देखने को मिलेगा। और कुछ पत्तियों में आपको जो है समांतर इस तरीके से शिराविन्यास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर फ्रेंड्स फूल के आधार पर देखें तो सभी फूल की लगभग सुगंध जो है वो आपको अलग अलग मिलेगी। फिर रंग भी आपको फूलों का अलग अलग मिलेगा। फिर आकार भी फूल कुछ अलग टाइप के होते हैं देखने में, कुछ अलग टाइप के। तो ऐसे अगर जड़ के आधार पर हम देखें तो कुछ जो पौधे हैं उसमें आपको जड़ किस तरीके से, मूसला जड़, ऐसे एक मेन जड़ होती है और फिर साथ ही साथ ऐसे जड़ देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको झकड़ा जड़ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से मैंने ये बताए हैं आधार जिनके आधार पर डिफरेंस किया जा सकता है। ऐसे ही फ्रेंड्स अवलोकन बच्चे करते हैं किसका, आसपास के जो जीव जंतु हैं उनका। तो कौवा, चींटी, गाय, इनका अवलोकन जब वो करते हैं तो कौवा, आपको पता होगा कि कौवा कहाँ रहता है,
वृक्ष में रहता है और क्या खाता है, कीट खाता है। और एक बात और ध्यान रखने कौवे के बारे में कि उड़ता भी है, ये उड़ता भी है और साथ ही साथ ये फ्रेंड्स चलता भी है। ठीक है, ये उड़ेगा भी और चलेगा भी, तो इसके बारे में हमें ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम चींटी की बात करें तो चींटी जो है ये मिट्टी में रहती है, ठीक है, बिल में भी रहती है। और चींटी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके पैर कितने होते हैं, तो 6 पैर होते हैं। ठीक है, पत्तियां, बीज, कीट ये सब जो चींटी है वो खाती है। गाय की अगर हम बात करें तो ये घास और पत्तियां खाती है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब क्वेश्चन बनते हैं ना तो हमसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्रेंड्स, अगर हम जंतुओं में भिन्नता की बात करें तो आपको इसमें भी कई आधार देखेंगे। जैसे आवास के आधार पर अगर हम बात करें तो आवास के आधार पर कुछ जीव जंतु आपको जल में देखने को मिलेंगे, जल में जो रहते हैं, कुछ जमीन में रहते हैं, कुछ आपको जल और जमीन दोनों में देखने को मिलेंगे जैसे कि मेढक, और कुछ आपको वृक्ष में मिलेंगे जो वृक्ष में रहते हैं, वो कौन से होंगे, पक्षी वगैरह। ठीक है, और जल में कौन रहता है, मछली, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स जैसे हमने बोला आवास या निवास के आधार पर, ऐसे भोजन के आधार पर आपको कई टाइप के जीव जंतु दिखेंगे। जैसे कुछ होंगे शाकाहारी होंगे, कुछ मांसाहारी होंगे, कुछ सर्वाहारी होंगे। गति के प्रकार के आधार पर भी हमें भिन्नता जो है वो देखने को मिलती है। आगे हम फ्रेंड्स अगर हम लोग बढ़ें तो लिखा है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता जो होती है वो उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। अब फ्रेंड्स जैव विविधता क्या है, तो फ्रेंड्स जैव विविधता ये है कि देखिए अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के जीव देखने को मिलेंगे, और उसमें भी उनकी भी कई आपको विविधता देखने से। अगर आप छिपकली की बात करें तो आप सिर्फ छिपकली अगर बात करें तो इसकी भी आपको कई सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, कई सारी विविधता आपको इसमें सिर्फ एक छिपकली में ही आपको देखने को मिलेगी। जैव विविधता का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हाँ एक छिपकली हो गया, एक कौवा हो गया, एक शेर हो गया, एक कुछ हो गया, एक कुछ, ऐसे नहीं, सिर्फ अलग अलग स्पेसीज ही नहीं, उनमें भी जो आपस में भी जो विविधता होती है वो सब जैव विविधता का भाग होता है। तो वही बताया जा रहा है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, और जो जंतु होते हैं उसी क्षेत्र के, ठीक है, उनकी विविधता उस क्षेत्र की जो जैव विविधता है उसका क्या होती है, भाग होती है। ठीक है, अब लिखा है कि जैव विविधता जो है इसमें जो प्रत्येक सदस्य है उसका अलग अलग रोल होता है, उनकी अलग अलग भूमिका होती है। जैसे कि अगर हम सिर्फ वृक्ष और जंतुओं की बात करें तो फ्रेंड्स जैसे वृक्ष जो होते हैं वो पक्षी को या फिर जो और अन्य जो जंतु हैं उनको क्या करते हैं, भोजन देते हैं और आश्रय प्रदान करते हैं। मतलब कई सारे पक्षी वहीं पर ही रहते हैं ना वृक्ष में, तो ये भोजन देते हैं और आश्रय प्रदान करते हैं वृक्ष। तो उसी तरह के जो जंतु होते हैं वो उन्हीं वृक्ष का जो फल है उसको खाने के बाद जो उसके बीज हैं उसको फैलाने में सहायता करते हैं। मतलब इधर वृक्ष ने क्या करा, क्या हेल्प करी जंतुओं की, तो उन्हें भोजन और आश्रय दिया, और इधर जंतुओं ने क्या करा, उनके जो फल है उसको खाने के बाद उसके जो बीज है उसको फैलाने में सहायता करी। मतलब देखिए दोनों एक दूसरे क्या कर रहे हैं, सहायता, परस्पर क्या है, निर्भर। फ्रेंड्स जैव विविधता बहुत ज़रूरी है। इस वजह से जैसे कि आप कोई एक पेंटिंग बनाएं और एक ही कलर सब में रखें तो क्या वो पेंटिंग अच्छी लगेगी, तो नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन अगर एक पेंटिंग में कई सारे आपने अलग अलग तरीके के एक पेड़ बनाया, इधर कुछ और बनाया और सब में अलग अलग कलर करते हो तो फ्रेंड्स आपको वो बहुत अच्छी लगेगी पेंटिंग। ठीक है, तो जिस तरीके से इसी तरीके से हमारी प्रकृति भी है फ्रेंड्स, सिर्फ एक के रहने से जो है वो हमारी प्रकृति जो है उसको काफ़ी नुकसान होगा। ठीक है, क्योंकि सभी जीव जंतु आपस में क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी एक दूसरे के लिए हम क्या होते हैं, ज़रूरी। ठीक है, आगे फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें तो पौधों व जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन भी कहा जाता है। ठीक है, पौधों व जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। मतलब कि जैसे अगर हम पौधों व जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषता है, मतलब कि मान लीजिए कोई एक आधार ले लिया, यहाँ पर हमने जैसे मान लीजिए पौधों में आधार ले लिया कि जिसमें जाली का सिरा विन्यास होता है, ये वाला एक ले लिया आपका समांतर सिरा विन्यास वाला। तो फिर इस आधार पर भी मैंने अगर डिवाइड किया कि यहाँ पर जो जाली का सिरा विन्यास वाले हैं वो इतने पौधे हो गए। ठीक है,
और यहाँ पर हो गए हमारे कौन, ये समांतर शिराविन्यास वाले। तो ये जो समूह बना है फ्रेंड्स, तो ये जो विधि है इसको हम कहेंगे समूहन, और इससे जो ये बनते हैं वो क्या होते हैं, समूह होते हैं। फ्रेंड्स कई बार आपसे एक बार में मतलब एक लाइन में यहाँ का वर्ड गायब कर दिया जाएगा और आपको 4 वर्ड ऐसे दे दिए जाएंगे कि आपको लगेगा अरे ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स मानेंगे ये लोग वही सही जो आपका NCERT में लिखा होगा। इसलिए ये सब पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आगे हम लोग आएँ तो यहाँ पर इस तरीके से आम, गुलाब और टमाटर इनकी बात कही गई है, ठीक है। तो इनके बारे में आप थोड़ा समझ सकते हो। जैसे आम जो है ऊंचाई के आधार पर अगर हम बात करें तो काफ़ी ऊंचा होगा, गुलाब मध्यम ऊंचाई का होता है और टमाटर छोटा होता है। इन तीनों को अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आम जो है वो काफ़ी ऊंचा होगा और गुलाब मध्यम आकार का और टमाटर छोटा होगा। अगर हम तने की बात करें, आपने कभी देखा हो तो आम का जो तना होता है वो कठोर होता है, मोटा होता है, भूरे रंग का होता है, ठीक है। गुलाब की अगर हम बात करें तो इसका आपको तना भूरा या मतलब हरा और भूरा मिक्स उस टाइप में आपको देखने को मिलेगा, और कठोर और मेन बात पतला होता है। कठोर ये भी होगा लेकिन कैसा होगा, पतला। नहीं, टमाटर की बात करें तो इसका जो तना वो हरा होगा, कोमल और काफ़ी पतला होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें आम में, तो इसमें जब आप तना देखोगे तो इसमें जब शाखाएं निकलेंगी तो काफ़ी ऊपर से निकलेंगी, ठीक है। वहीं अगर हम गुलाब और टमाटर की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जो शाखाएं होती हैं वो आपको भूमि के निकट से ही काफ़ी शाखाएं आपको देखने को मिलने वाली हैं। भूमि के निकट से ही आपको शाखाएं जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो ये आम है ये क्या है, वृक्ष है, गुलाब क्या है, झाड़ी है, और टमाटर क्या है, शाख है, ठीक। तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा पहले करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। और इंग्लिश में भी इनके जो टर्म है वो आपको याद रखने हैं। जैसे ये जो वृक्ष है इसको तो आपको पता ही होगा, ट्री है, ट्री कहते हैं, लेकिन झाड़ी को क्या कहते हैं, तो झाड़ी को श्रब, ठीक है, श्रब कहते हैं। शाख जो होता है, शाख को क्या कहते हैं, हर्ब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा जो होगा वो कौन सा है, ट्री, फिर आपका होगा झाड़ी या श्रब, और फिर होगा हर्ब, ठीक है। तो ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम आगे पढ़ते हैं वृक्ष के बारे में। तो वृक्ष जो होते हैं काफ़ी ऊंचे होते हैं और इनका तना काफ़ी कठोर होगा, भूरा होगा और काष्ठी मतलब लकड़ी जैसा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। शाखाओं की अगर हम बात करें तो इनकी शाखाएं तने में ऊंचाई से निकलती हैं, आपने देखा होगा, और उदाहरण इसका है आम का पेड़, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। आगे हम लोग बढ़े, अगर झाड़ी की बात करें फ्रेंड्स, झाड़ी या क्या बोला मैंने, श्रब, ठीक है, ध्यान रखना है। श्रब क्या होते हैं, तो इनकी ऊंचाई मध्यम होती है, मतलब आपको बहुत कम ऊंचाई भी नहीं दिखेगी और बहुत ज़्यादा भी नहीं दिखेगी, मध्यम ऊंचाई के होते हैं। और इनका जो तना होगा वो कैसा होगा, तो तना इनका भूरे रंग का, देखिए काष्ठी, ये भी लकड़ी जैसा होता है, मतलब मुलायम नहीं होगा, कठोर ये भी होगा, लेकिन बस अंतर ये होगा वृक्ष की तुलना में कि ये काफ़ी पतले होंगे। और वृक्ष काफ़ी ऊंचे भी होते हैं, ये उतने ऊंचे भी नहीं होते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें जो भूमि के निकट से आपको शाखाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है गुलाब, गुलाब क्या है, एक श्रब है या झाड़ी है। आगे हम लोग देखेंगे शाख, शाख या हर्ब क्या होते हैं फ्रेंड, हर्ब क्या है, तो ध्यान रखना है कि इनका आकार काफ़ी आपको छोटा देखने को मिलेगा और इनका तना जो होता है फ्रेंड वो कोमल होता है और हरा होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टमाटर, ठीक है। टमाटर क्या है, एक हर्ब है, ठीक फ्रेंड्स। आगे अगर हम लोग बात करें आरोही लता या क्लिम्बर की, फ्रेंड्स ऐसे ही अब NCERT उसमें इस तरीके से क्लिम्बर या क्लाइंबर करके आपका दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको देवनागरी लिपि में करके, काफ़ी अच्छी बात मुझे लगी, ठीक है। तो आरोही लता या क्लिम्बर जो है वो क्या होते हैं, तो इनके फ्रेंड्स तने बहुत दुर्बल होते हैं और इतने दुर्बल होते हैं फ्रेंड कि इन्हें अगर ऊपर चढ़ना है या आगे बढ़ना है तो कोई ना कोई इन्हें सहारा देना पड़ेगा। ये आपने देखा होगा कई बार कि सहारे के लिए कोई चीज़ लगाई जाती है, सहारा देना पड़ता है, फिर ये उसी में ऐसे करके आगे बढ़ते हैं, सॉरी फ्रेंड्स। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इनको हम क्या बोलेंगे, क्लिम्बर या क्लाइंबर, ठीक है। ये आरोही लता होती हैं, ठीक है। इनको चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता
होती है। आगे फ्रेंड्स अगर हम विसर्पी लता या अगर हम कहें क्रीपर इसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी हमें टर्म याद रखने हैं। कई बार आपको इस तरीके से लिख के दे देता है, अगर आपने सिर्फ हिंदी याद करी है तो आपको काफ़ी लॉस होगा वहाँ पर। तो विसर्पी लता या क्रीपर आपको ध्यान रखना है क्या होते हैं। ये पौधे भूमि की सतह पर फैल कर आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसे भूमि में ही ऐसे आपस में ऐसे फैलते जाते हैं, ऐसे ऐसे फैलते जाएंगे। ये देखिए आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये भूमि में ही आपको फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रीपर। आगे फ्रेंड्स अगर हम लोग बढ़ें तो हम लोग क्या देखेंगे, पत्तियों के बारे में अब थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स पत्तियों पर जो रेखाएं बनी होती हैं पतली पतली, उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम सिराएं बोलते हैं। देखिए यहाँ आपको रेखाएं दिख रही हैं ना, ये तो ये क्या है, सिरा, ठीक है। और सिराओं द्वारा जो पैटर्न दर्शाया जाता है, जैसे यहाँ अलग पैटर्न, यहाँ अलग पैटर्न दिखेगा आपको, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सिरा विन्यास, ठीक है। आगे हम लोग अगर बढ़े फ्रेंड्स तो ये सिरा विन्यास आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, एक होता है समांतर सिरा विन्यास। फ्रेंड्स जो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है, इसमें क्या होता है, मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का जाल सा पैटर्न होता है। जैसे ये देखिए एक मोटी एक मध्य सिरा होगी, ये देखिए आपको मोटी एक मध्य सिरा दिख रही है, और फिर साथ ही साथ ये जो अन्य सिराएं निकली इनका एक जाल सा बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके देखिए जाल सा आपको पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जालिका रूपी। और एग्जाम्पल मेनली आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जब आए तो हमारा क्वेश्चन छूटे ना, तो ध्यान रखना है गुड़हल की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसा सिरा विन्यास तो करती हैं, तो वो जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक। आगे हम लोग बात करें समांतर सिरा विन्यास की फ्रेंड्स, तो समांतर सिरा विन्यास किसमें आपको देखने को मिलेगा, यह आपको केला और घास में देखने को मिलेगा। समांतर सिरा विन्यास कैसा होता है, तो इसमें जो समानांतर सिराएं होती हैं, मतलब सिराएं जो होंगी एक दूसरे के समानांतर होंगी। इधर भी आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं, यहाँ जाल नहीं है, ये समांतर है एक दूसरे के, ठीक है। और यहाँ भी आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे ये बना है तो ये इस तरीके से समांतर रेखाओं टाइप में, ठीक है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल मेनली हमें ध्यान रखना है, आपने कभी अगर केले की पत्तियाँ देखी हैं पूजा वगैरह में यूज़ होती हैं तो आपको पता होगा कि इसमें इस तरीके का पैटर्न बना होता है समांतर सिरा विन्यास टाइप में, ठीक है। आगे फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें जड़ के आधार पर अब हम देखेंगे, तो देखिए मूसला जड़ और झकड़ा जड़, इनको हम देखने वाले हैं। अब मूसला जड़ क्या होती है, एक मुख्य जड़ से छोटी छोटी पार्श्व जड़ें जो हैं वो निकलती हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में आपका सरसों और गुड़हल है, ये देखिए यहाँ पर ये सरसों के पौधे में मूसला जड़ तंत्र। फ्रेंड्स ये जितनी पिक्स मैंने लगाई हुई हैं तो ये आपकी NCERT से ही हैं। तो सरसों के पौधे में देखिए आप यहाँ पर एक जड़, यहाँ पर एक मुख्य जड़ है, ऐसे एक मुख्य जड़ होती है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पार्श्व जड़ें ऐसे देखने को मिलेंगी। तो ये कौन सी जड़ कहलाती है, तो ये होती है मूसला जड़। और याद रखना है फ्रेंड्स किसमें है, तो सरसों में और गुड़हल में। फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ें तो हम झकड़ा जड़ की बात करेंगे। अब ये झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ जो होती है ये कैसी होती है, तो समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती, मतलब समान माप की पतली पतली जड़ होती, समान माप की, ऐसे नहीं कि एक मुख्य है मोटी है, वैसी नहीं है, समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं, ठीक है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर ये, ठीक है, ये आप देख रहे हो, मतलब समान माप की कितनी सारी ऐसे गुच्छों के रूप में बिल्कुल जड़ें निकली हुई हैं। तो ये कौन सी जड़ होगी, ये होगी झकड़ा जड़। और एग्जाम्पल देखो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के याद करके चलना है फ्रेंड्स, कौन कौन, तो घास, गेहूँ, केला, बाँस, इन सब में कैसी जड़ होगी, तो इसमें आपकी मिलेगी कौन सी जड़, झकड़ा जड़। बार बार फ्रेंड्स याद करिए, यहीं पर याद करिए, घास, गेहूँ, केला, बाँस, इन सब में आपको कैसी जड़ मिलेगी, तो इन सब में आपको मिलेगी झकड़ा जड़। आगे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, लिखा है सामान्यतः जिनमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है उनमें मूसला जड़ होती है, ठीक है, और जिनमें समानांतर सिरा विन्यास या समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें झकड़ा जड़ होती है। फ्रेंड्स याद कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर आपको ये जालिका रूपी सिरा विन्यास
दिखाई देगा ये वाला जालिका टाइप में, इस टाइप का शिराविन्यास जहाँ भी आपको दिखाई देगा फ्रेंड्स, ठीक है, वहाँ आपको कैसी जड़ देखने को मिलेगी, ठीक है, उस पौधे की आपको जड़ कैसी देखने को मिलेगी, तो एक मुख्य जड़ होगी और अन्य पार्श्व जड़ें, मतलब यहाँ मूसला जड़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहीं जहाँ आपको ये समांतर शिराविन्यास देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वहाँ आपको कैसी जड़ देखने को मिलेगी, तो ऐसे झकड़ा जड़, जो समान माप की गुच्छे के रूप में जो जड़ें होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब इनका जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे सदाबहार या पेरीविंकल करके दिया है। तो सदाबहार या पेरीविंकल जो होता है, इसमें आपको कौन सी जड़ देखने को मिलेगी, तो मूसला जड़ और जालिका शिराविन्यास, ठीक है। याद करते हुए चलिए फ्रेंड्स, बार बार याद करेंगे तभी हो पाएगा। चना जो है उसमें भी आपको जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ देखने को मिलेगी। वहीं फ्रेंड्स अगर हम लेमन घास की बात करें या ज्वारांकुश की बात करें, लेमन घास या ज्वारांकुश जो है, इसमें आपको समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़, ऐसे ही गेहूं में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़, ठीक है फ्रेंड्स। समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ किसमें, गेहूं में भी आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग अगर आए बीज की बात करें, बीज आवरण के अंदर के भाग को जो है वो हम बीज पत्र कहते हैं। बीज के आधार पर हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, पौधों में। तो बीज आवरण, आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया है कि अब अगर आप किसी बीज को, जैसे कि आप मक्के के बीज को या आप चने के बीज को, ठीक है, चने के बीज को आप पानी में अगर डालिए तो जब पानी में वो फूल जाएंगे तो उनका जो ऊपर का आवरण होता है फ्रेंड्स वो आप हटा दो। ऊपर का आवरण आपको हटा देना है। तो अंदर अगर मान लीजिए एक ही भाग है सिर्फ, ठीक है, वो टूटता नहीं है, एक ही भाग सिर्फ रहता है, तो वो हमारा होता है एक बीज पत्री। और वहीं अगर आप जैसे मान लीजिए आप चना लेते हो तो जब आप उससे फुलाओगे ना, तो आप जब उसका आवरण हटाओगे तो बीच में मतलब वो अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है, तो वो द्विबीजपत्री होते हैं। तो वही लिखा है बीज आवरण के जो अंदर का भाग होता है उसको बीज पत्र कहते हैं। तो अगर मान लीजिए एक बीज पत्र मिला तो वो होगा कैसा, एक बीज पत्री। और अंदर आपको दो बीज पत्र मिल रहे हैं तो वो द्विबीजपत्री, ठीक है। जिन पौधों के बीजों में एक बीज पत्र होता है उन्हें एक बीज पत्री या मोनोकॉट, ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंग्लिश में देखिए वहाँ दिया गया है, क्योंकि बीज पत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कॉटिलीडॉन, ठीक है, कॉटिलीडन या कॉटिलीडॉन कहते हैं। और इसी वजह से एक बीज पत्री को मोनोकॉटिलीडॉन या अगर शॉर्टकट में बोले तो मोनोकॉट भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कौन सा है आपका, हो जाएगा मक्का। देखिए मक्का ये एक बीज पत्री है, ठीक है, अच्छे से फ्रेंड ध्यान रखना है, पूछा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे द्विबीजपत्री, ठीक है, द्विबीजपत्री कहेंगे। और इंग्लिश में अगर हम देखें तो डाइकॉटिलीडॉन कहेंगे या डाइकॉट कहते हैं। एग्जाम्पल चना, चना में आप देखेंगे तो आप दो बीज पत्र वहाँ पर पाएंगे। आगे हम लोग बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात दी गई है, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से फ्रेंड्स ध्यान रख के चलना है। जो एक बीज पत्री होंगे, ठीक है, जो एक बीज पत्री पौधे होंगे उनमें आपको समांतर शिराविन्यास देखने को मिलेगा और साथ ही साथ झकड़ा जड़ होगी उनकी। और वहीं जो द्विबीज पत्री होंगे उनमें आपको जालिका शिराविन्यास देखने को मिलेगा और मूसला जड़ होगी, ठीक है। तो ये आपस में तीनों यहाँ पर और ये आपस में तीनों यहाँ पर संबंधित हैं, ठीक है, याद करके चलिए। जैसे जिसमें जालिका शिराविन्यास होगा उसमें मूसला जड़ और वो कैसे होंगे, द्विबीजपत्री। तो ये आपस में संबंधित हैं, तो इस वजह से इनको आपको ध्यान रख के चलना है। अब फ्रेंड्स हम लोग जंतुओं पर आते हैं, पौधों पर तो हमारी बहुत बात हो गई। तो जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही। जैसे मछली और बकरी की अगर हम बात करें तो जो मछली है ये जल में गति करने के लिए इनके पास कैसा शरीर होता है, तो धारा रेखित। और फिर देखिए इंग्लिश में भी एनसीईआरटी में भी दिया गया है ऐसा करके, स्ट्रीमलाइंड। कैसा स्ट्रीमलाइंड मतलब धारा रेखित इनमें क्या होता है, शरीर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें पख या फिन होते हैं, ठीक है, जो कि इनको तैरने में इनको सहायता प्रदान करते हैं,
ठीक है। जो हमारे जंतु हैं उनकी जो गति है वो उनके आवाज़ है, उनका जो परिवेश है उस पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही है। जैसे जो मछली है ये पानी में रहती तो उसको पानी के हिसाब से भगवान ने इसको शरीर दिया हुआ है, मतलब इसको धारा रेखित शरीर, साथ ही साथ इसको पख फिन ये दिए, मतलब उसके परिवेश के हिसाब से चीज़ें हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए बकरी को यही सब दे तो इसको ज़मीन में तो कोई काम नहीं आने वाली ना, तो इसको टांग दी हैं। ठीक है, चलने के लिए टांगे दी हैं, क्योंकि ये कहाँ ज़मीन पर चलती है, इस वजह से। तो ये बात बताई गई है कि जंतुओं की जो गति होती है वो उनके परिवेश पर निर्भर करती है। इसलिए मैंने लिखा ये स्टेटमेंट कि कई बार अगर मान लो आपको दे दे वहाँ आप समझ ना पाओ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे व जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे व जंतुओं से भिन्न होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए कोई एक एरिया है, जैसे मान लीजिए मरुस्थल, आप मरुस्थल में जाएंगे तो वहाँ आपको पौधे अलग मिलेंगे, जीव जंतु अलग मिलेंगे। वहीं अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार के आपको पौधे मिलेंगे, अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। जो आपको मरुस्थल में जीव जंतु मिलेंगे वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल खुद को बनाए हुए होंगे, और जो पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल खुद को अनुकूल बनाए होंगे, है ना। तो ऐसा ही यहाँ पर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मरुस्थल की। फ्रेंड्स, मरुस्थल में जो जल है वो आपको पता होगा कि बहुत कम उपलब्ध रहता है। फ्रेंड्स, जब जल बहुत कम रहेगा तो वहाँ पर तो ऐसी वनस्पतियाँ चाहिए ना जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती हो, और साथ ही साथ कुछ उनमें अन्य विशिष्टताएं भी हों। तो देखिए, जो मरुस्थल है वहाँ पौधों के जो तने होते हैं कैसे होते हैं, मांसल तने होते हैं, जो कि जल को संग्रहित करने व गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है नागफनी के पौधे। ध्यान रखना है, नागफनी के पौधे आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये मरुस्थल वाले एरिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखो मांसल तने दिख रहे हैं जो अपने में क्या जल संग्रहित करके रखते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो मरुस्थल के जो पौधे होंगे उनकी आप पत्तियां भी देखोगे तो वो कांटों में परिणत हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन ना कर सके, ठीक है, कम से कम कर सकें, इस वजह से वो ज़्यादा एरिया नहीं लेती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा है कि मरुस्थल जो होता है यहाँ पर दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड होती है। मरुस्थल भी फ्रेंड्स दो टाइप में होता है। यहाँ हम गर्म मरुस्थल की बात कर रहे हैं। एक मरुस्थल जो होता है वो ठंडा मरुस्थल भी होता है, और वो कौन सा होगा, वो होगा लद्दाख। ठंडा मरुस्थल अपने इंडिया में आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो लद्दाख में। फ्रेंड्स, गरम मरुस्थल के ऊँट की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ बना हुआ है ये, ठीक है, तो इसमें कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऊँट आपको दो प्रकार के बताए गए हैं, और फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ऊँट सुनते ही हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि बस गर्म ही मरुस्थल में पाए जाते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये ठंडे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं। मरुस्थल होना चाहिए, मरुस्थल में पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडा हो या गर्म। तो लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें समझ के चलना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो गर्म मरुस्थल के ऊँट में क्या क्या विशेषताएँ हैं, तो इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, आपको देखिए लंबे दिखाई देंगे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, इनके पैर लंबे दिखाएंगे, इनके जो खुर हैं वो भी चौड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेत में बिना धंसे चलने में सहायता इन्हें प्रदान करते हैं, लंबे पैर और चौड़े खुर। ध्यान रखना है गर्म मरुस्थल में। एक और बात फ्रेंड्स ध्यान रखनी है कि इनमें देखेंगे आप गर्म मरुस्थल वाले ऊँटों में तो एक कूबड़ आपको दिखाई देगा, जबकि ठंडे मरुस्थल वाले ऊँट में आपको दो कूबड़ देखने को मिलते हैं। अब जो ये जो कूबड़ होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स, तो ये भोजन का संचय करता है। ठीक है, भोजन का संचय करता है कौन, कूबड़। क्योंकि ये जो मरुस्थल वाले एरिया है यहाँ आपको बहुत जल्दी ये सब भोजन वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भोजन का क्या करेगा, संचय करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ठंडे मरुस्थल के जो ऊँट होते हैं इनके बारे में। तो इनके जो पैर होते हैं वो आपको छोटे देखने को मिलेंगे, जबकि जो गर्म मरुस्थल वाले हैं उनके लंबे। ठीक है, ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में इन्हें सक्षम बनाते हैं चलने के लिए, जो इनके पैर छोटे होते हैं, ये बात इसमें कही गई है। आगे जो इनमें दो कूबड़ होते हैं, ठीक है, और ये सर्दियों के अंत में दोनों ही कूबड़ क्या होते हैं, काफ़ी छोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए
ठंड में इनको काफ़ी, देखो वैसे भी ये ठंड वाले एरिया में रह रहे हैं, और जब और ज़्यादा ठंड बढ़ गई तो इनको भोजन तो उपलब्ध हो नहीं पाता है, तो ये जो संचित भोजन इसमें करके रखते हैं उसका ये लोग उपयोग करते हैं। इस वजह से ही इनकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है, मतलब कुबड़ जो है ये छोटे काफ़ी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। आगे हम लोग देखेंगे सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक काफ़ी लंबे बाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और देखिए लद्दाख में ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है, देखिए यहाँ पर बताया गया। तो ये इन्हें गर्मी प्रदान करते हैं ताकि ये इतने ठंडे वाले भाग में आइए सरवाइव कर सकें। फ्रेंड्स, राजस्थान में जो ऊँट होता है ये आप देखोगे कि यहाँ पर बताया ये बात जा रही है कि जो ऊँट होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं। एक्चुअली इसमें ये बताया जा रहा है, राजस्थान की एक लड़की है वो बोलती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि वहाँ पर जो ऊँट होते हैं वो काफ़ी कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं और पसीना भी कम आता है इनको। देखिए इतनी गर्मी में पसीना कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर ये पानी का त्याग कर देंगे तो इनको पानी की और ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसी वजह से ये पानी का बहुत कम त्याग करते हैं, जिससे बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये सारी बातें ऊँट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों की हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो वृक्षों की बनावट इस प्रकार होती है कि बर्फ टिके नहीं बल्कि आसानी से फिसल जाए। इस तरीके से, देखिए इस तरीके से होते हैं कि अगर बर्फ मान लीजिए गिरी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, बर्फ गिरेगी तो फिसलते हुए वो नीचे आ जाए। मतलब उस तरीके से यहाँ बनावट देख रहे हो आपकी, मतलब जो एरिया जिस टाइप से होता है तो वहाँ पर उसी टाइप से वनस्पतियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात बताई जा रही है। जैसे देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति व झुकी हुई शाखाएं, ये देवदार का वृक्ष है, इसकी देखिए शंक्वाकार आकृति व झुकी हुई शाखाएं इसी वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर मेनली बात कही गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम लोग आएंगे बुरांस या रोडोडेंड्रॉन के बारे में जानते हैं। तो बुरांस या रोडोडेंड्रॉन क्या है? तो ये एक पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाने वाला क्या है, एक पौधा है, और इसमें एक ये भी बात बताई जा रही है कि दो पहाड़ी क्षेत्रों की यहाँ पर बात की जा रही है, और दोनों जगह जो बुरांस या रोडोडेंड्रॉन है उसकी विशेषता अलग अलग है। जैसे अगर हम यहाँ पर नीलगिरी के शोला वन की बात की गई है और सिक्किम की बात करी गई है, तो जो नीलगिरी के शोला वन के जो आपको रोडोडेंड्रॉन मिलेंगे उनकी ऊंचाई कम होती है। ठीक है, उनकी ऊंचाई आपको कम देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर ये इनकी ऊंचाई काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि जो सिक्किम के रोडोडेंड्रॉन है उनकी ऊंचाई ज़्यादा। मतलब यहाँ ये बात कही जा रही है कि किसी एक वनस्पति के अलग अलग क्षेत्र में होने पे उनमें भी आपस में भी विभिन्नता पाई जा सकती है। ठीक है, तो नीलगिरी में जो रोडोडेंड्रॉन होते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है और पत्ते उनके कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में भी जीवित रह सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसे बस पूछा जाता है कि नीलगिरी में रोडोडेंड्रॉन की ऊंचाई काफ़ी कम व पत्ते छोटे होते हैं, क्यों? फिर 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इस वजह से फ्रेंड्स ये सब ध्यान रख के चलना है। क्यों? आपको चारों ऑप्शन सही लगेंगे फ्रेंड, वहाँ पे हो सकता है 2 तो बिल्कुल ही लगेगा, यार ये भी हो सकता है, आपका रीज़न भी सही हो सकता है, लेकिन फ्रेंड जो एनसीईआरटी मेंशन है वो उसको ही सही करेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सकें। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये बुरांस आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग आएंगे फ्रेंड्स, अनुकूलन की बात करते हैं। ये अनुकूलन क्या है? तो लिखा है वे विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। जैसे फ्रेंड्स कि आपने देखा होगा जो पर्वतीय क्षेत्र में जो आपको पशु मिलेंगे उनमें काफ़ी बड़े बड़े बाल आपको देखने को मिलेंगे, ताकि वो वहाँ पर उन्हें
गर्मी प्रदान कर सकें और वो वहाँ जीवित रह सकें। मतलब एक अलग तरीके की आपको विशेषताएं वहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अनुकूलन से आपको ध्यान रखना है वे विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। जैसे आपको जो रेगिस्तानी क्षेत्र में जो पौधे मिलेंगे उनकी पत्तियाँ आपको कांटों में परिणत हो जाती है ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो, क्योंकि वहाँ पानी की कमी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें उनका आवास कहते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया था। जैसे ऊंट का आवास क्या है, ध्यान रखना है, गर्म व ठंडा दोनों मरुस्थल। इसी में आपको फंसा सकता है। ऊंट का आवास है गर्म मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, गर्म व ठंडा मरुस्थल। तब आपको लगेगा अरे मैंने तो आज तक गर्म ही पढ़ा है, लेकिन ध्यान रखना है गर्म व ठंडा दोनों। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फ्रेंड्स, अब बस थोड़ा सा ही हमारा बचा हुआ है। यहाँ हम लोग देखेंगे थोड़ा बाघ परियोजना के बारे में, पवित्र उपवन और साथ ही साथ वैज्ञानिकों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और बस ये एक्सरसाइज और फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर चैप्टर आपके दिए हुए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो हमें है ना। फ्रेंड्स देखिए भारत में यहाँ पर ये बात बताई गई है कि जो बाघ है, मतलब बंगाल बाघ या बंगाल टाइगर बोलते हैं, चीता है और जो गोडावड़ है या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपने सुना होगा कि संख्या काफ़ी घट गई। यहाँ आपको कारण क्या बताया गया है, तो मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई आवासीय क्षति। फ्रेंड्स जब इनके बिल्कुल आवास नष्ट कर देते हैं तो इनकी जो पूरी स्पेसीज जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वही यहाँ पर बात बताई गई है। कारण आपको ध्यान रखना है, मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई आवासीय क्षति जो है उसी की वजह से इनकी जो संख्या है वो काफ़ी घट गई। बाघ परियोजना के बारे में यहाँ बताया गया है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, इसका आरंभ ध्यान रखना आपको 1973 में हुआ था और ये बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट है ये इसकी शुरुआत करी गई थी। फ्रेंड्स ये तीनों जो अभी मैंने आपको बताए थे कौन कौन से, बंगाल टाइगर, चीता और ये देखिए ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है हमारा। आगे हम लोग देखेंगे चीता पुनर्वास योजना। फ्रेंड्स इसका आरंभ कब होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आरंभ हुआ 2022 में। फ्रेंड्स देख रहे हैं कितना ये अपडेटेड बुक है, इस वजह से फ्रेंड्स बहुत सी चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं। तो चीता पुनर्वास योजना का आरंभ आपको देखने को मिलेगा 2022 में। इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है, चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, चीता की संख्या को पुनः स्थापित करना भारत में। ठीक है, आरंभ कब, 2022 में। गोडावड़ के आवासों को किन राज्यों में संरक्षित घोषित किया गया है, तो ध्यान रखना गोडावड़ या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसके आवासों को गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में क्या करा गया है, संरक्षित घोषित किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग आएंगे पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स क्या है, तो यह है परंपरागत रूप से संरक्षित वन। ठीक है, जिनको परंपरागत रूप से इनको संरक्षित किया जाता रहा है। ठीक है, इनका संरक्षण कौन करता है, तो जो स्थानीय समुदाय होता है वो इसका संरक्षण करता है। इसमें किसी भी मतलब जीव जंतु या पेड़ पौधा किसी को भी क्षति पहुंचाने की जो है वो अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये अबाधित वन क्षेत्र हैं जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर के और बहुत बड़े तक हो सकता है, फंसा सकता है। कई बार आपको कहेगा कि इनका आकार बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, ध्यान रखना है छोटे से लेकर के बड़े तक हो सकता है। कई प्रकार के औषधि पौधों और जंतुओं का ये एक तरीके से क्या होता है, घर होता है। आगे हम लोग देखेंगे वैज्ञानिकों से परिचय, ये बहुत ही अच्छी चीज़ ऐड हुई है NCERT में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जानकी अम्माल के बारे में। ये जानकी अम्माल देखिए, इनका थोड़ा आप ये भी ध्यान रख सकते हो क्योंकि ये मेंशन में पूछा जा सकता है 1897 से लेकर के 1984 के मध्य। ठीक है, जन्म मृत्यु इनकी दी गई है, ध्यान रखना है 1897 से 1984 जानकी अम्माल। ठीक है, ये कौन है, तो ये भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थे। भारतीय वनस्पति शास्त्री जो कि पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। अब देखिए इनके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं कि ये भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख भी रह चुकी हैं। देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, इन्होंने इसमें ये बताया गया कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में इन्होंने पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत करी थी।
लेकिन ये बात सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख थी और उसी समय इन्होंने पौधों की जो विविधता है, मतलब मेन ये पेड़ पौधों से रिलेटेड है, वनस्पति से रिलेटेड है, ठीक है। इसके प्रलेखीकरण के लिए जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत की थी। और एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है इनके बारे में कि ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब ये साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या है, तो ये केरल के पलक्कड़ जनपद में जो है ये शुरू हुआ था। अब ये केरल के पलक्कड़ जनपद से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या था कि आर्द्र जो सदाबहार वन है और जो उनकी जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करने के विषय में इसे शुरू किया गया था। जो कुंतीपुड़ा नदी है, कुंतीपुड़ा एक नदी है, उसके समीप जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध ये जो संघर्ष है ये चालू हुआ था कि देखिए कभी भी जल विद्युत बांध अगर मान लीजिए बनाया जाता है तो उसमें आप देखोगे जब भी बांध बनाया जाएगा तो उसका जो पानी है संरक्षित करने के लिए काफ़ी बड़ी झील बनाई जाएगी। तो मान लीजिए झील ऐसे एरिया में बन रही है जहाँ पर काफ़ी समृद्ध जैव विविधता है। जैव विविधता मतलब कई तरीके के वहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव रह रहे हैं, वनस्पतियाँ हैं कई अलग अलग तरीके की। तो अगर मान लीजिए वो पूरी पानी में डूब गए तो पूरी जैव विविधता का नाश हो जाएगा, है ना। तो वही बातें हैं, तो उसी के ही विरोध में ही ये शुरू हुआ था, 10 वर्षों तक लगभग जारी रहा। ध्यान रखना केरल से रिलेटेड है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, और इसमें किनको ध्यान रखना है, हमें जानकी अम्माल जी को, ठीक है। और खास बात इस आंदोलन के बारे में ये है कि इस आंदोलन को उन लोगों ने, उन आमजनों ने चलाया था जो जंगल के पास, जिसको संरक्षित करने की बात कही जा रही है, उस जंगल के पास रहते भी नहीं थे, उन्होंने इसे चलाया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया गया, जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जो समाचार पत्र होते हैं उनके संपादकों को पत्र लिखा गया, समाचार पत्र में भी लेख छपे, सेमिनार आयोजित किए गए, न्यायालय में याचिका और अपील सब किया गया है इसमें, ठीक है। और ये आंदोलन जो है ये साइलेंट वैली को बचाने में क्या रहा, सफल रहा। तो इतनी सारी बातें हमें ध्यान रखनी है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग अगर आएंगे सलीम अली की बात करेंगे। देखिए बहुत इजी है, दोनों का ध्यान रखना। सलीम अली जो हैं वो 1 साल आपके क्या हैं, बड़े हैं किनसे, जानकी अम्माल से। ये 1896 और इनका क्या है 1897। इधर सलीम अली जो है ये 1987 मतलब 1987 तक जिए हैं, और ये जिए 1984 तक। मतलब इनको थोड़ा रिलेट करके आप याद रखोगे सलीम अली और जानकी अम्माल को, तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो सलीम अली हैं ये 1 साल बड़े हैं किनसे, जानकी अम्माल से, तो वो हो गए 1897, तो ये हो गए 1896। और जो है इनकी डेथ जो है जानकी अम्माल से 3 साल बाद हुई, मतलब जानकी अम्माल 1984 में उनकी डेथ हुई, तो इनकी कितनी हो रही है, इनकी हो रही है 1987 में। चलिए अब इनके बारे में जानते हैं। जानकी अम्माल जो है वो वनस्पतियों से संबंधित मेनली थी और उनके संरक्षण संबंधित मेनली काम उन्होंने किया। और ये जो सलीम अली है इनको आपको ध्यान रखना है पक्षियों से संबंधित। इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का पक्षी पुरुष इन्हें कहा जाता है। इन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। इन्हीं के नाम पे एक सलीम अली पक्षी विहार भी है जो आई थिंक गोवा में है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो सलीम अली जो है ये पक्षियों की विविधता का अवलोकन करने के लिए इन्होंने पूरे भारत की क्या की थी, यात्रा की, और इन्होंने पक्षियों से संबंधित एक सूची तैयार की जिसमें उनके यात्रा मार्ग, मतलब यही बताया कि पक्षी कहाँ से कहाँ यात्रा करते हैं, उनके आवास कहाँ है, ठीक है, ये सब बताया। और साथ ही साथ उनका जो विविधता क्षेत्र पक्षियों का है उनको अंकित किया, और उनके संरक्षण के भी प्रयास किए कि इन पक्षियों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य मंड्या कर्नाटक, ठीक है। मतलब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर हमारा है, भरतपुर राजस्थान, और रंगनाथिट्टू अभ्यारण्य जो पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है, मंड्या कर्नाटक। तो यहाँ पर उन्होंने जो है काफ़ी वर्क किया, ये संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण इन्होंने जो है यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की, ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर इन्होंने कितने खंड की जो ऐतिहासिक पुस्तक श्रृंखला है वो लिखी है, तो ध्यान रखना है 10 खंड की इन्होंने लिखी।
और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है, कब? 1976 में। और इन्हें क्या कहा जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स याद रखना है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एक्सरसाइज में कुछ बातें दी गई थी जो मुझे लगता है शायद आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो मैंने वो भी लिया हुआ है। जैसे भारत में जैव विविधता के प्रति योगदान देने वाले जो अन्य वैज्ञानिक हैं वो भी बताए गए थे। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत में जैव विविधता के प्रति जिन्होंने योगदान दिया है वो अन्य वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो दिव्या मुदप्पा, ऊषा लचुंगा, गजाला शाहबुद्दीन, नंदिनी वेलोह, विद्या अथ्रेया और उमा रामाकृष्णन, दिव्या कर्नाड। फ्रेंड्स अगर बार बार आप पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा पहले टफ लग सकता है। देखिए कुछ तो बहुत इजी है, जैसे आप यहाँ पर देखिए दिव्या यहाँ भी है, दिव्या ये भी है, ठीक है। दिव्या दिव्या विद्या, एक तो ये हो गई दिव्या दिव्या विद्या, ऐसे याद कर लीजिए। फिर उमा उषा गजाला नंदिनी, उमा उषा गजाला नंदिनी, बार बार याद करोगे फ्रेंड्स तो याद हो जाएगा। और नहीं तो आप ये जो पीछे का इनका वर्ड है इसे भी याद कर सकते हो, मुदप्पा, लचुंगा, शाहबुद्दीन, वेलो, अथ्रेया, रामाकृष्णन, कर्नाड, जैसे भी याद कर सकते हैं फ्रेंड। याद तो करना ही है। मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया, किसने नहीं किया है तो फिर आप वहाँ छाट नहीं पाएंगे, या फिर आपको 3-4 ऑप्शन में दे दिया और फिर ABCD इस तरीके से दिया तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए आगे यहाँ पर कहा गया है कि गेहूं और राजमा के बारे में कहा गया था कि इनकी जड़ और पत्तियां बताइए। तो गेहूं देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि गेहूं में आपकी कैसी झकड़ा जड़ होगी, और झकड़ा जड़ होती है तो समांतर शिराविन्यास होता है पत्तियों का। और साथ ही साथ एक और फ्रेंड्स कौन से कि ये कैसे होंगे, ये आपके होंगे एक बीज पत्री, है ना। आगे हम लोग अगर बात करें फ्रेंड्स ये राजमा की, तो उसमें मूसला जड़ और जालिका शिराविन्यास होता है। आगे यहाँ पर कुछ बताया गया था कि मतलब जो जलचर, यहाँ पर थलचर, ये थलचर है, ये जल वाले हैं, ठीक है, जलीय आवाज़ इनका होता है। और ये मतलब जो दोनों में रहते हैं, जैसे घोड़ा, गिलहरी, कबूतर, ये सब आपके कहाँ थलचर में आएंगे। मतलब जब यहाँ पर थल में रहते, थल से मतलब हमारा ये भी हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर कबूतर को अब देखिए पेड़ तो आपको कहाँ ही मिलेंगे, पेड़ आपको जहाँ कबूतर रहते हैं वो वाले पेड़ तो आपको कहाँ मिलेंगे, ज़मीन में ही मिलेंगे। तो इस वजह से थलचर में आते हैं। और डॉल्फिन हमारा जलचर में आ जाएगा। मतलब इस तरीके से ये जो है ये आपको दिए गए थे और उनको इसी तरीके के सर्कल वगैरह में रखना था। मेढक, मगरमच्छ और कछुआ आपके जो है ये दोनों में रहते हैं, जल और थल दोनों में। आगे हम लोग आएंगे, मूली में पूछा गया था कौन सी जड़ होती है, तो मूली में हमारी कौन सी जड़ होगी फ्रेंड, तो मूली में हमारी होगी मूसला जड़, ठीक है। बतख में झिल्ली युक्त पंजे होते हैं, ये यहाँ पर बताया गया था। कबूतर में जो है ये इस तरीके से आगे 3 और एक तरीके ऐसे पीछे इस तरीके से पंजे होते हैं, जो इन्हें बैठने में, जो शाखाएं हैं उनमें बैठने में सहायता देते हैं। ये जो है पानी में रहने में सहायता देते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पर्वतीय बकरी और मैदानों में पाई जाने वाली बकरी में कहा गया था कि इसमें समानता अंतर क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसमें ज़्यादा बाल आपको देखने को मिलेंगे इसके अपेक्षा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये ठंडे इलाके में रहती है तो इसे गर्मी मिल सके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही मेहनत से इसे बनाया है और नेक्स्ट हम लोग आएंगे इसी तरीके हम लोग सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। फ्रेंड्स आप मेरी बात मानिए, अगर आपने इस तरीके से NCERT पढ़ ली तो देखिए आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।